हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज वीडियो पार्ट 5 करने जा रहे हैं, तो चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 नहीं, पार्ट 5वां चल रहे हैं हम लोग, तो पढ़ते हैं। कह रहा सन 1850 में, कब की बात है? सन 1850 की बात है। 1850 से 60 में के पश्चात भारत में बगीचा उद्योग अर्थात नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और पटसन मिलें आरंभ हो गई। कह रहा कि क्या हुआ, 1850 से 60 के बीच में भारत में क्या चीज़ के बगीचे खुल गए? बगीचे यानी कि नील के बगीचे हो गए, चाय के, कॉफ़ी के, रबड़ के और पटसन के। बोले सर ये बगीचा होता था हम कि ये फसल को बोने के लिए बगीचे के बस, जैसे अमरूद लगाते हैं, आम होता है तो आम का क्या होता है? बगीचा होता है। आम की खेती होता है तो उसमें तो बगीचा के निर्भर होता है ना, तो इस सब की आवश्यकता होती थी। कह रहा यद्यपि इन उद्योगों में से अधिक संख्या उन उद्योगपतियों की थी जो विदेशी थी। जो कह रहे इन उद्योगों में से उसकी अधिक संख्या किसकी थी? विदेशी थी, और जिन्हें सरकार को प्रोत्साहित प्राप्त था। इन्हें क्या थी? सरकार के प्रोत्साहन प्राप्त था। सन 1916 में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया। कब की बात है? सन 1916 में किसकी बात है? औद्योगिक आयोग नियुक्त किया गया ताकि वह भारतीय उद्योग, कौन उद्योग? भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाए जिसे सरकार सहायता दे सके। कह ऐसे ऐसे क्षेत्रों को पता लगाने गया कि जिससे वहाँ पर सारी खेती किया जाए। इस बातों को पता लगाया किसने? सरकार के द्वारा पता लगाया। इसमें सरकार क्या कर रहा था? मदद कर रहा था ताकि वह भारतीय उद्योग पर व्यापार को भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन्हें क्षेत्रों का पता लगाएं जिसे सरकार सहायता दे सके। कर ऐसे बातों को, ऐसे खेतों को पता लगा जाए जहाँ पर उसका क्या हो सके? खेती हो सके और अच्छे से खेती हो सके, ये बात को पता लगाया जाए। सन 1921 में, कब की बात है? सन 1921 में सरकार के एक राजस्व आयोग, कौन आयोग? राजस्व आयोग नियुक्त किया। कौन आयोग नियुक्त किया? राजस्व आयोग नियुक्त किया, और उस वर्ष उसके प्रधान श्री इब्राहिम रहीमुल्लाह बनाए गए। कह रहा उसके लिए क्या बनाया गया? श्री वर्ष उनके प्रधान श्री इब्राहिम रहीमुल्लाह बनाया गया। इसके तहत 1924 में, कब की बात है? 1924 की ईस्वी में टीन उद्योग, कौन उद्योग? टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग आदि की स्थापना हुई। खैर वही का दौरान क्या हुआ? 1924 में, क्या की बात है? 1924 की बात है। कौन कौन से उद्योग की स्थापना हुई? टी उद्योग, टी मतलब चाय उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल मतलब क्या होता है सर? आप तो टी समझ गए होंगे, कागज समझ गए, लेकिन केमिकल मतलब कुछ रसायन पदार्थ है। रसायन पदार्थ का मतलब क्या चीज़? कहने का मतलब जो ऐसे केमिकल का यूज करना जो खाद्य सामग्री में उपयोग किया जाए। खाद मतलब यूरिया के उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाए, पेंट में प्रयोग किया जाए, क्या चीज़ बनाने के लिए, पाइप, प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाए। ये सारे को केमिकल उद्योग के अंतर्गत रखा गया। फिर चीनी उद्योग आदि की स्थापना हुई 1930 के दशक में। कौन दशक? 1930 के दशक में सीमेंट और सीसा उद्योग की भी स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया? सीसा और सीमेंट उद्योग का भी क्या किया गया? स्थापना किया गया। कब किया गया? 1930 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1930 सीसा और सीमेंट उद्योग कब की स्थापना किया गया, तो आप नीचे लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा 1930 में। वो सर आप तो बता दिए, तो फिर हम क्या लिखें? हम क्यों समझा रहे थे आपको। हम अगर पूछा जाए या हम पूछे, तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। सन 1850 से 1950, सन 1850 से 1914 तक के उद्योग की यह विशेषता थी। करीब सन 1850 से लेकर 1914 तक के क्या रहा? उद्योग की विशेषताएं रह गई कि उसे इस काल में निर्यात किए जाने वाले कौन का
इस काल में निर्यात किए जाने वाले ऐसे मालों का भी उत्पादन हुआ जो राष्ट्र के लिए लाभदायक था। कह रहा है उनके लिए ऐसे ऐसे बातों को निर्यात किया जाने लगा, इस तरीक़ा से वस्तुओं को निर्यात किया जाने लगा जो ऐसे मालों को जो उत्पादन जो होने लगा जो राष्ट्र के लिए लाभदायक हो, ना कि सिर्फ अंग्रेज के लिए लाभदायक हो, भारत के लिए भी लाभदायक हो और विदेश के लिए भी लाभदायक हो, लेकिन मुख्यतः ज़्यादा देखा जाता था कि भारत के लिए लाभदायक होना चाहिए। जैसे पार्टीशन, कौन सन पार्टीशन और चाय, इसके साथ ही उस माल का भी उत्पादन हुआ जिसमें विदेशी प्रतिद्वंद्विता ज़्यादा नहीं थी। कह रहा इसमें ऐसे भी माल का भी उपयोग किया गया जिसमें जो प्रतिद्वंद्विता था उसमें भी ज़्यादा उपयोगी नहीं था। जैसे मोटा कपड़ा, कौन कपड़ा, मोटा कपड़ा, प्रथम विश्व, मोटा कपड़ा का मतलब सिर्फ यानी कि मोटा कपड़ा का भी उद्योग स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ। कौन विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को क्या पहुंचा? लाभ पहुंचा। और देशी उत्पादित, कौन उत्पादित? देशी उत्पादित वस्तुओं को देश के अंदर एवं बाहर मंडी प्राप्त हुई। और देशी उत्पादन क्या हुआ? देश के विदेश के लिए भी उत्पादित जो वस्तु था, इसलिए देश के अंदर भी और बाहर भी मंडी स्थापना हुआ जिससे कि व्यापार कर सके और अपना लाभ कमा सके। कह युद्ध के ठेके मिले, और क्या युद्ध के ठेके मिले, कच्चा माल पहनने से कम दाम पर उपलब्ध हुआ और उत्पादन माल के ऊंचे दाम प्राप्त हुए। कह रहा क्या हुआ? अब युद्ध होने लगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें क्या कच्चा माल के ठेका मिलने लगा। कहाँ? भारत वालों को कि यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाएगा, इस कच्चे माल को क्या किया गया? बताया जाएगा और समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। करेगी इस कच्चे माल को बताया समझाया नहीं जाएगा, कहने का मतलब इस कच्चे माल को क्या किया जाएगा? वहाँ पर उपयोग में लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है? युद्ध के माहौल बने हुए और युद्ध हो रहे हैं। सन 1929 से 33 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, कौन मंदी? आर्थिक मंदी, कौन व्यापी? विश्वव्यापी का भारतीय उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा। कौन प्रभाव? गहरा प्रभाव पड़ा। भारत प्राथमिक सामग्री के लिए, कौन सामग्री? प्राथमिक सामग्री के लिए आत्मनिर्भर था। कौन निर्भर? आत्मनिर्भर, यानी प्राथमिक सामग्री जो खेतों से कच्चा माल से उत्पन्न होता है, जो प्राथमिक सामग्री कहलाता है, इसके लिए भारत क्या था? अग्रणी था, जिसका मूल्य घटकर आधा हो गया। इसका मूल्य घटकर क्या हो गया? आधा हो गया। निर्यात किए जाने वाले सामानों का भी मूल्य घट गया, और निर्यात किए जाने वाले सामानों का मूल्य क्या हो गया? घट गया। इस तरह उद्योग पर निर्भर जनता की दिनों दिन क्षति होने लगी। यही कारण हुआ कि इस समय युद्ध में जो जुटे हुए थे जनता, जो जुटे हुए थे, उन जनताओं को भी क्या होने लगा? दिन ब दिन क्षति होने लगा। क्षति का मतलब क्षति का मतलब कहने का मतलब उनका नुकसान होते चला गया, क्योंकि युद्ध में ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था और जान मान के भी क्षति हो रहा था, उसके बावजूद भी क्या चीज़ वहाँ लगे पड़े थे। कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के समय, कौन विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिलों द्वारा उत्पादित सूती कपड़ों की संपूर्ण मांग को अब भारतीय मिलों की ही पूरा कर रही थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या चीज़? जो भी उत्पादन सूती कपड़े था, सामग्री था, उस सभी को क्या किया जा रहा था? भारतीय मिलों की पूरी तरीक़ा से रह रही थी या किया जा रहा था। भारतीय मिल मालिकों ने इस अवसर का लाभ उठाया और विदेशी मंडियों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। यही कारण हुआ कि भारतीय जो मिल थे उन्होंने क्या किए? भारतीय मिल जो थे इसका लाभ उठाया। कैसे लाभ उठाया? क्योंकि विदेश में तो चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और वहाँ पर युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पर तो कंपनी का उद्योगीकरण तो हो नहीं पाएगा, कंपनी ज़्यादा माल तो तैयार हो नहीं पाएगा। और देश में तो क्या चीज़ माल क्या बच सकता है, क्योंकि युद्ध हो बे चाहे नहीं हो बे, रोज़मर्रा की जो चीज़ है, ज़रूरत है, वो सारा चीज़ तो होते रहता है ना। तो कह रहा यंत्र दौरान भारत की अपनी कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री नहीं था, लेकिन भारत का क्या था? लाभ तो प्राप्त करना शुरू कर दिया, प्रवेश कर दिया, लेकिन भारत में अपना कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री नहीं था, न ही अपने मशीनों का यंत्रों का निर्माण करने की इंडस्ट्री उद्योग था, और नहीं क्या चीज़ करने का, न ही निर्माण करने के लिए क्या चीज़ इंडस्ट्री उद्योग था।
केवल वे उद्योग की स्थापना हो सके थे जो ब्रिटेन या अमेरिका में बनाई जाने वाली मशीनों गठन करते थे। कह रहा है उसी मशीन का उद्योग यहाँ पर हो गया था, उसी मशीन का प्रयोग होने लगा था कहाँ, भारत में, जो ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा दिया गया था या बनाकर यहाँ भेजा गया था, उसी मशीन का। यानी कहने का मतलब उस समय 1800 या 1900 के बीच में, लगभग 1900 के बीच में भारत में कोई भी कंपनी नहीं था, कोई भी इंडस्ट्री नहीं था, कोई भी इंजीनियरिंग शॉप नहीं था कि इसका बनाने के लिए पाठ पुर्जा भी नहीं था। विदेश से अगर लाना है तो बनाने के लिए कहाँ लेकर जाना है, विदेश ही जाना है, यानी कि कोई भी सुविधा मुहैया नहीं था। कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार हो गया। कौन? विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार हो गया। वह भारत को अब उपयोगी सामान देने लगा। अब क्या चीज करने लगा? वह भारत को कौन सामान? उपयोगी सामान देने लगा और भारत के कच्चा माल मंगवाने लगा। और क्या चीज करने लगा? भारत की, यानी कि भारत क्या करना, विश्व युद्ध में साझेदार बन गया और जो भी चीज उपयोगी लायक था, सामान था, वस्तु था, वो भारत क्या कर रहा था? दे रहा था। अब भारत दे रहा था और भारत के कच्चे माल मांगने लगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, या कोई कौची की बात नहीं थी, या कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि युद्ध के समय वहाँ की उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। यही कारण हुआ कि युद्ध के समय वहाँ में काफ़ी उत्पादन क्षमता में क्या चीज़ होगी? काफ़ी वृद्धि होगी। क्योंकि विदेश में जहाँ जो कपड़ा बन रहा था, सामान वस्तुएं, जो उपयोग लायक वस्तुएं बन रहा था, ब्रिटेन में, अमेरिका में, इन लोग तो कौची में कूद गया था? युद्ध में कूद गया था। जब युद्ध में कूद गया था तो क्या चीज़, युद्ध में जब कूदने के बाद क्या एक वस्तुओं को निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता। निर्माण भी कर लेगा तो उत्पादन को इधर से उधर ले जाना संभव नहीं है। युद्ध पर ज़्यादा ध्यान देगा या औद्योगिकरण पर ज़्यादा ध्यान देगा? तो इन लोग युद्ध पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इसी समय दौरान इसका फायदा उठाया कौन? भारत के निवासियों ने फायदा उठाया, भारत के जो व्यापारियों ने फायदा उठाया। कच्चे माल के बनाकर उत्पादित सारी जरूरत की वस्तुओं को क्या कर रहा था? ये निर्यात कर रहा था, बेच रहा था। कहाँ बेच रहा था? जहाँ जहाँ युद्ध चल रहा था वहाँ बेच रहा था, क्योंकि युद्ध के समय वहाँ की उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही तक यूरोप की कंपनियां व्यापार में पूंजी लगाती थी। कह रहा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय क्या चीज़? व्यापार में जो यूरोप की कंपनियां जितनी भी थी, व्यापार में क्या चीज़ लगाती थी? तो व्यापार में पूंजी लगाती थी। पूंजी मतलब कुछ पैसा लगा देती थी और वह अपना उससे सिर्फ लाभ कमाता था, पैसा लगाकर। यह प्रबंधकीय एजेंसियों के द्वारा होता था। ये जो होता था, पैसा पूंजी लगाया जाता था, प्रबंधीय एजेंसियों के द्वारा होता था, जो उद्योगों पर नियंत्रण भी रखती थी। अरे क्या चीज करता था? उद्योग पर नियंत्रण भी रखती थी। इसमें वर्ड हिंगलर्स, हिंगलर्स एंड कंपनी इंडस्ट्रियल और गार्डियन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी। और यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से हिंगलर एंड कंपनी इंडस्ट्रियल और गार्डियन स्किनर एंड कंपनी, बहुत सारे कंपनियाँ थी, कंपनी के नाम था, सबसे बड़ी कंपनी थी। यद्यपि भारत में 1895 में, 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान देने योग्य बात, कहा कि पंजाब नेशनल बैंक भारत में कब स्थापित हुआ था? 1895 में। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ स्थापित? 1906 में हुआ स्थापित। 1907 में इंडियन बैंक, कौन बैंक? इंडियन बैंक। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। क्या कहिएगा? याद रखिएगा। 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना की। इस सारे बैंकों की क्या चीज़ की स्थापना किया गया? कब? जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद, उसके पहले ही किया गया था। ये बैंक भारतीय उद्योगों के विकास में सहायक थे। ये जो जितने भी बैंक खोले गए हैं, भारत के विकास में, डेवलपमेंट में भारत जो आगे बढ़ रहा, वृद्धि कर रहा था, उसमें सभी चीज़ों में क्या चीज़ कर रहा था? सहायता कर रहा था, यानी कि सहायक था। अब हम लोग समझेंगे औद्योगिकरण के परिणाम। जब औद्योगिकरण हुआ तो उसका तो कोई ना कोई क्या होगा? परिणाम होगा। बोल सर, पीली बाली डिबिया, कौन बाली डिबिया? पीली बाली डिबिया। देखिए पीली बाली डिबिया में क्या है? कर परिणाम क्या क्या हुआ औद्योगिकरण के परिणाम? सबसे पहला परिणाम हुआ नगरों का विकास। जैसे ही औद्योगिकरण बढ़ा, फैक्ट्री बढ़ा, फैक्ट्री के आसपास घर बनने लगे। फैक्ट्री के आसपास जब घर बना तो घर के चारों तरफ लोग रहने लगे, जो उसमें काम करने वाले लोग रह रहे हैं, वहाँ पर किराया लेकर रहने लगे। उसके लिए दुकान खुला, वस्त्र के दुकान, सारा चीज़ दुकान करा। और धीरे धीरे क्या चीज़ में परिवर्तन हो गया? नगरों में विकास हो गया, ये कि नगर बन गए। तो कह सकते हो औद्योगिकरण के सबसे पहला परिणाम क्या हुआ? नगरों में विकास हुआ। दूसरा, कुटीर उद्योग का
पतन। ये औद्योगिकरण का एक बहुत निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि कुटीर उद्योग क्यों अच्छा हो गया, खत्म हो गया था, खत्म होने के कगार पर। तीसरा, समाजवाद का विकास। किसका विकास? समाजवाद का विकास। कौन करण में? तीसरा परिणाम में। चौथा परिणाम, समाजवाद का विकास हुआ जब लोग एक जगह रहने लगे, फैक्ट्री करने लगे, पैसे वाले लोग हैं, तो क्या चीज़ बन गया? समाज बन गया। समाज बन गया तो इसका विकास धीरे धीरे हो गया। समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय। और समाज में क्या हुआ? वर्ग विभाजन हो गया। वर्ग विभाजन मतलब कुछ अलग अलग जात में अलग अलग वर्ग में बड़े, अमीर अलग है, गरीब अलग, कारखाने में काम करने वाले अलग, लेबर मजदूर अलग, और जो अलग अलग तरीके से लोग क्या करने लगे? काम करने लगे। कह रहा फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म। दूसरा चौथा कौन हुआ? फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हो गया। फैक्ट्री मजदूर वर्ग का यानी कि ऐसे मजदूर वर्ग बन गई है वो जो फैक्ट्री में ही काम करते थे, उनका भरण पोषण फैक्ट्री में ही चलता था। दादा के परदादा के सारा लोग फैक्ट्री में ही काम करते रहते थे, यानी परस्पर। छठा करा असलम पद्धति की शुरुआत। कौन पद्धति? असलम पद्धति की कौन आत शुरुआत? करा औद्योगिकरण का परिणाम। किसका परिणाम? औद्योगिकरण का परिणाम। करा सन 1850 में। कब की बात है? सन 1850 में और 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग। कौन उद्योग? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। कहाँ हुआ जी? भारत में विकास हुआ। तो फिर से देखिए, फिर से बताता हूँ मैं आपको। 1850 में से 1850 से 1950 के बीच में भारत में बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ। जैसे जैसे पहला कौन सा विकास का उद्योग है? वस्त्र उद्योग। कौन उद्योग? वस्त्र उद्योग। दूसरा लौह उद्योग। कौन उद्योग? लौह उद्योग। फिर सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे अनेक उद्योगों का क्या हुआ? विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। जमशेदपुर सिंदरी। कौन द्री? जमशेदपुर सिंदरी। धनबाद। कौन बाद? धनबाद। तथा डालमिया नगर। कौन नगर? डालमिया नगर। अजी कौन नगर? डालमिया नगर आदि नए व्यापारिक नगर तत्कालीन बिहार। कौन बिहार? तत्कालीन बिहार। डालमिया नगर आदि नए व्यापारिक नगर तत्कालीन बिहार राज्य में कायम हुए। कौची हुए? तत्कालीन राज्य बिहार में कायम हुए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कायम हो जाने से प्राचीन गृह उद्योग का पतन आरंभ हो गया। कौन आरंभ हो गया? क्या चीज़ में? बड़ी बड़ी तत्कालीन बिहार राज्यों में कायम हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों खोलने लगे। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के प्राचीन गृह उद्योग में जो पहले से लोग जो उद्योग में भरे पड़े थे, लगे पड़े थे, उनका भी विकास हो गया। हाथ से तैयार किया हुआ माल महंगा पड़ने लगा। अब हाथ से तैयार किए गए जो माल, जो वस्तु जो बनते थे, अब क्या होने लगे? महंगे होने लगे। और किसका तैयार माल? जो मशीन से जो माल तैयार होता था वो सस्ते पड़ते थे। उनकी बिक्री खत्म होने लगी। किसकी बिक्री खत्म होने लगी? उनकी बिक्री। किसकी बिक्री? उनके जो हाथ से बनाए हुए माल होते थे उनकी बिक्री खत्म होने लगी, क्योंकि ज़्यादा महंगा पड़ता था, सस्ता में बेच नहीं पड़ता, जिसको उसको पड़ता नहीं पड़ सकता था, इसलिए उनकी वस्तुओं जो क्या होने लगा? महंगा होना लगा। नतीजा यह हुआ कि प्राचीन उद्योग को लोप होने लगा। यही एक कारण हुआ कि प्राचीन उद्योग वस्तुओं को क्या होने लगा? लोप, यानी कि प्राचीन जो पुराने जो वस्तु थे उनका खत्म होने लगा, यानी कि उसको खत्म होने के कगार पर आ गए। आज़ाद भारत में इन कलाकृतियों को पुनः प्रचलित करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। और यही कारण हुआ कि जो कलाकृति को देखा जाए तो यही वस्तुओं को प्रचलित करने के लिए, कलाकृति मतलब कुछ आर्ट जब आया, आर्ट में इन्हीं वस्तुओं पर जोर दिया गया, जिसके मुख्य केंद्र आगरा, बनारस, अहमदाबाद, सूरत, राजपुताना आदि के कुछ शहर हो गए। इसका मुख्य कारण हो गया, मुख्य केंद्र बन गया कुछ आगरा, बनारस, अहमदाबाद और सूरत और राजपुताना, कुछ शहर बन गए जो इनका मुख्य केंद्र हो गया। करा औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप। कौन करण? औद्योगिकरण के कौन स्वरूप? परिणाम स्वरूप। कौन लैंड? इंग्लैंड में हाथ के करघे से काम करने वाले पुराने बुनकरों को तबाही के साथ साथ नए मशीनों का आविष्कार हुआ था। करा इनके साथ साथ कह सकते हैं ना कि जो इंग्लैंड औद्योगिकरण के कारण इंग्लैंड में जो परिणाम हुआ, इंग्लैंड में जो कंपनी नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, वहाँ भारत के लोग जो बुनकर थे उनका तबाही भी सामने आ गया। यानी कि कह सकते हैं एक तरफ हो गया आविष्कार, एक तरफ तबाही हो गया। क्यों तबाही हो गया? क्योंकि जो यहाँ के जो बुनकर होते थे, करघे जो हाथ से बुनते थे कपड़े को, अब वो मशीन से बुने जाने लगे, जिसके लिए मशीन तो डेवलप कर लिया उनके लिए, लेकिन उनका जो रोजगार जो था, जो हाथ से बुनकर करते थे, बुनते थे कपड़े को, रंगाई करते थे, कटाई करते थे, कलर डालते थे या फूल पत्ती डालते थे,
उस सभी का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब काम खत्म हो गया, क्यों काम खत्म हो गया, क्योंकि मशीन से वो काम होने लगा। अब मशीन से सस्ता पड़ता था और जल्दी जल्दी होता था, इसलिए इनके काम पर क्या हो गया, ठप पड़ गया। लेकिन भारत में लाखों शिल्पियों एवं कारीगरों की तबाही के साथ साथ विकल्प के रूप में उस स्तर के किसी नए उद्योग का विकास नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो लेकिन भारत में लाखों शिल्पकारों, एक दो नहीं, लाखों की बात हो रहा था। कारीगरों की तबाही के साथ साथ विकल्प के रूप में उस स्तर की नए उद्योग की विकास नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्हीं के स्तर के विकास होता, लेकिन उन्हीं के स्तर के विकास होता। उन्हीं का स्तर के मतलब क्या सर, तो उन्हीं का स्तर का मतलब, कहने का मतलब ये हो गया ना कि विकास हुआ तो उन्हीं में विकास होता। जो हाथ से बनाते थे और हाथे में विकास होता, हाथी से बनाया जाता, लेकिन वस्तु और अच्छे से बनाया जाता, उस तरीका की विकास होता, तो कहा जाता कि हाँ विकास हुआ, उनको भी उससे लाभ हो पाया। लेकिन उनके हाथों वाला विकास नहीं होकर क्या चीज़ हुआ, मशीनीकरण वाला विकास हो गया। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि पर औद्योगिकरण का बुरा प्रभाव पड़ा। और भी बहुत सारे जगह थे, जैसे कौन था, ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत, इस सभी जगहों पर क्या चीज़ हो गया, मुसीबत पड़ा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, औद्योगिकरण का बुरा बहुत खराब प्रभाव पड़ा। बहुत खराब प्रभाव पड़ने का तात्पर्य यह हुआ कि अच्छे से ये काम नहीं कर रहे थे। उनके शिल्पों एवं कारीगरों ने खेती को अपनी आजीविका का सहारा बनाया। अब जो कारीगर जो थे, शिल्पकारी जो थे, बुनकर जो थे, अब वो क्या करने लगा, अब उद्योग में ना जाकर क्या करने लगा, अपना से कृषि पर चला गया। कृषि पर चला गया यानी मतलब कुछ उद्योग, उनको जो हुनर जो आता था, जो काम करने जानते थे अच्छे से, जो अपने काम में परिपूर्ण थे, परिपक्व थे, अब वो मशीनीकरण आने के कारण उनको काम छीन लिया गया, या कह सकते हैं डायरेक्ट वे में कहा जाए, काम छीन लिया गया, काम खत्म कर दिया गया। अब इसके लिए उन्हें इन बुनकरों को सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अब खत्म हो गया, उनका आजीविका खराब होने लगा, जिसके कारण जिंदा रहने के लिए खेती करना आरंभ कर लिया। इस प्रकार भारत में जो कृषि एवं उद्योग का संतुलन था वह नष्ट हो गया। अब क्या हुआ था, जो कृषि से उत्पादन होता था कच्चा माल, वो हथकारों शिल्पकारों द्वारा बनाया जाता था। अब क्या हुआ, अब जो शिल्पकार थे अब वो तो बना ही नहीं रहे, तो कृषि का तो उत्पादन भी कम हो जाएगा, तो कृषि का काम भी कम होने लगा। अब कृषि का काम होने लगा तो क्या हो गया, दोनों पर प्रभाव पड़ा, कृषि पर भी प्रभाव पड़ा, नष्ट हो गया, और इसका संतुलन खराब होते चला गया। उद्योग पर भी, उद्योग तो नष्ट हुआ, जैसे ही उद्योग नष्ट होगा तो सर उद्योग कैसे नष्ट होगा, जे हमको बताइए। तो हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए क्या होगा, उद्योग इस तरीक़ा से नष्ट हो जाएगा। किस तरीक़ा से होगा सर, हमको समझाइए बढ़िया से। हम देखिए आपको बताते हैं, अब ये कंपनी है, ये क्या है, खेत है, कृषि है। यहाँ से जो कच्चा माल होता था वो लाया जाता था कोची में, कंपनी में, कुटीर उद्योग में, घरेलू लोग में, शिल्पकारियों के पास लाया जाता था, शिल्पकारकों के पास लाया जाता था। यहाँ पर वो शिल्पकारी करके, बुनाई करके इसको क्या करते थे, बाजार में बेचा करते थे। अब क्या हुआ, मशीनीकरण आकर अभी कच्चा माल कम उपयोग हो रहा था, माल तो उपयोग हो रहा था, कच्चा माल यानी कि अब डायरेक्ट कंपनी में जा रहा था। अभी माल कंपनी नहीं, या जो यहाँ पर लोग काम कर रहे थे, कुटीर उद्योग में लगे थे, उनका बेरोजगार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया। लेकिन बाजार तो और बड़ा हो गया धीरे धीरे, क्योंकि माल का उत्पादन बढ़ गया तो बाजार तो बढ़ता चला गया। अब कृषि अब कहेगा सर कृषि पर तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कृषि में जो ज़्यादा, इनको अब दो चीज़ हो रहा था, ये दोनों काम कर लेते थे, कृषि भी हल्का फल्का कर लेते थे और उसी को अपने ही कर कृषि में लाकर उद्योग के रूप में करके बेच देते थे, यानी डबल मुनाफा हो रहा था इनको। अब ये क्या, अब कृषि पर डिपेंड हो गए, अब पूर्ण रूप से अब इसका आमदनी का स्रोत यही रह गया, तो ये ज़्यादा उपजाएंगे कोची, औद्योगिकरण वाला वस्तु उपजाएंगे या खाना भोजन करने वाला वस्तु पाएंगे। तो बोल सर वाजिब बात है कि जब उद्योग ही खत्म हो गया, इसका पैसा का आने का स्रोत ही खत्म हो गया, तो अब खाने वाला वस्तु को ज़्यादा उपजाएंगे, जिससे कम से कम खाना तो चल सके, आजीविका तो गुजर सके। तो अब क्या चीज़ हो गया, अब ये वस्तुओं जैसे कंपनी में जा रहा था कच्चा माल, वो कच्चा माल भी कम हो गया जाने के लिए। अब कच्चा माल जाने के लिए बंद हो गया, तब क्या होने लगा, इन लोगों की आजीविका हो गया। तो कह सकते हैं जो कृषि के जो मजदूर थे, बुनकर थे, उनका भी और कृषक का हाल भी दोनों क्या हो गया, नष्ट हो गया, यानी कि खत्म हो गया, दोनों पर प्रभाव पड़ा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हो गया। जैसे ही उद्योग हुआ तो बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण आया, जैसे ही औद्योगिकरण आया तो मशीन आ गया, इसका मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन हो गया, उत्पादन में वृद्धि हो गया, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशक की होड़ शुरू हो गई और आगे चलकर इस उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद के रूप ले लिया। धीरे धीरे क्या हो गया, आगे चलकर उपनिवेशवाद ने किसका रूप ले लिया, साम्राज्यवाद का। उपनिवेशवाद में जहाँ तक एक तरफ तकनीक रूप से कमज़ोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया गया था, जहाँ पर एक तरह देखा जाए
उपनिवेशन में जहाँ एक तरह से तकनीकी रूप से कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया, वहीं साम्राज्यवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के नियंत्रण स्थापित किए गए। अगर दूसरा तरफ से देखा जाए तो कह सकते हैं, एक तरह से देखा जाए आर्थिक रूप में वृद्धि तो हुआ, लेकिन दूसरा राजनीतिक तरफ से देखा जाए तो नियंत्रण भी स्थापित करने लगा। किस पर? इस लोगों पर, या कह सकते हैं कंपनियों के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, बड़े को प्यार करें, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।